हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले एग्जाम बीपीएससी टीचर, बीपीएससी एंड बीपीएससी सहायक के मेंस और भी जितने सारे तरह के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है कि गांधी जी को, किसको, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? देखिए, 2 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऐसे कई बार ये प्रश्न पूछे हुए हैं, स्पेस कम होने के कारण 2 ही बार इसको लिया गया है। तो बहुत सारे एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलते हैं। तो इसका प्रश्न आप यदि थोड़ी सा भी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया था। राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण जिले के मुरली भरावा गांव के एक किसान थे, है ना। और राजकुमार शुक्ल लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाकर के महात्मा गांधी से मुलाकात किए और चंपारण के किसानों का दशा और जो है स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। महात्मा गांधी उनके आग्रह को स्वीकार किए और चंपारण की यात्रा की। वही यह जो है चंपारण सत्याग्रह, यहीं से सबसे पहले महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। वहाँ पर जो है यूरोपियन के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा किसानों से नील की खेती कराया जाता था। मतलब 3 बाई 20 कहने का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा में उसको 3 कट्ठा नील की खेती अवश्य करनी होती थी। बाकी शेष पर आप कोई भी फसल उपजाएं, लेकिन 3 कट्ठा निश्चित ही आपको 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना ही था। ऐसा जो था अंग्रेजों की तरफ से नियम और कानून बनाए गए थे, जिसको 3 कठिया पत्ती के नाम से जाना जाता है। बहुत ही, और इसमें नील की खेती, नील को उपजाने में काफ़ी मेहनत लगते थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसका जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता था, है ना। तो इन सभी कारणों से उब करके राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले और सबसे पहले राजनीतिक जीवन जो है यहीं से महात्मा गांधी की स्टार्ट हुई होती है। मतलब सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण से ही शुरू किया गया और वो सफल रहा, अंग्रेज मानने को तैयार हुए, है ना। तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न को आप याद रखिए कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। 67वीं बीपीएससी प्री जो धांधली के कारण निरस्त हुआ था 2021 में, और 64वीं बीपीएससी प्री 2018-19 और भी ऐसे कई एग्जामों में पूछे हुए हैं। यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण 2 ही आपको दर्शाए गए हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्न है। मुझे लगता है कि तैयारी करने वाले 99% स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रश्न से अवगत होते होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी कौन सा? कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 67वीं बीपीएससी प्री निरस्त 2021 का प्रश्न है। तो बिहार समाजवादी पार्टी की बात करें तो अलग है, बिहार समाजवादी पार्टी की बात करें तो अलग है। तो यहाँ पर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। यही जो है 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, है ना। और यह पार्टी आरंभ से ही सरकार तथा श्रमिकों के आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके महासचिव जो बनाए गए जयप्रकाश नारायण बनाए गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्न है, जरूर इसे याद रखें।
बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में इस पार्टी का जो नींव रखा गया फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया, लेकिन अंतिम रूप से जो इसका निर्माण हुआ 1934 ईस्वी में हुआ, है ना। चलिए, तो बिहार समाजवादी पार्टी का महासचिव की बात करें तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1913 में, कब? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा या सतीश झा या विपिन झा या सचिंद्रनाथ सन्याल? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना जो है, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया। इसकी प्रमुख गतिविधियों में क्या क्या थी? मतलब इसका प्रमुख गतिविधियां, तो प्रमुख गतिविधियां थी कि जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को, नौजवानों को एकत्र किया जाता था और उन्हें मानसिक, मतलब मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना, ताकि वह अंग्रेजों से डटकर क्या कर सके? मुकाबला कर सके, है ना। और अपनी गुप्त योजनाओं के तहत बम बनाना भी उन युवाओं को सिखाया जाता था, शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कहता है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस प्रश्न से छोटी मोटी जानकारियां आपको जरूर मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार का चौरी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट और खास है, पहली बार ये पूछा गया चौरी विद्रोह। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2021 का प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में, हालांकि कहीं 1783 भी देता है, 1768 से स्टार्ट हुआ था। 1798 विद्रोह चौरी विद्रोह है, जिसको कहते हैं चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह क्या था? तो अंग्रेजों के, मतलब यूरोपियों के जो पिट्ठू जमींदार थे, पिट्ठू भारतीय जमींदार, तो उनसे जब पूछा गया मतलब कि ये लोग कौन हैं, तो इनको जो है अपमानित करने का उनका प्लान था और ऐसे शब्द का प्रयोग किए जो कहीं ना कहीं उनको अपमानित होना पड़ा। मतलब चुआड़ कहते हैं, चुआड़ मतलब निचली तबके के लोग, चोरी करने वाले लोग, है ना, इसका अर्थ ये होता है। तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में, याद रखिएगा, है ना। किसके? और इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें बहुत सारे नेता थे। अभी तो ये चला गया है बंगाल और झारखंड, ये दोनों जगहों पर अभी बट गया है, दोनों जगह जहां पर विद्रोह हुआ करता था। तो याद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बिहार का चौरी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, व्रज किशोर प्रसाद या बीपी मंडल? तो मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या 1919 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित करवाया और वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। कहाँ का? बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। उस समय चूंकि जो है बिहार और उड़ीसा दोनों साथ साथ था। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले वे पहले भारतीय थे, याद रखिए, पहले भारतीय। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और कब बने?
जब बिहार और उड़ीसा दोनों साथ साथ था। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता तो मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान रूहानी। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था बख्तियार खिलजी था। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र में सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था, है ना। कौन? बख्तियार खिलजी मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। मतलब इसका मतलब हुआ कि हुसामुद्दीन जो था बनारस तथा अवध दोनों का राजा था, और उसका जो था इब्न बख्तियार खिलजी क्या था? सेनापति था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जरूर याद रखिए कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मगध शासक कौन? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शिलभद्र, विजयसेन, जीवक या मन्नु? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। कौन था? जीवक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। यह जो है जीवक जो है सलाबती नामक गणका का पुत्र था, और उज्जैन के नरेश प्रधोत का भी ये इलाज किया था। कौन? उज्जैन के नरेश प्रधोत का भी, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सलाबती नामक गणका का पुत्र था जीवक। उज्जैन के नरेश प्रधोत का भी इलाज इन्होंने किया था। तो मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जीवक किस धर्म को मानता था। बिंबिसार किस धर्म को मानता था। चलिए नेक्स्ट कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास है, 67वीं पीसी री एग्जाम 2021 का प्रश्न है। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो 1917 ईस्वी में हुआ था, है ना। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। तो आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दास्ता था क्या? तो भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो था आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था। आज़ाद दास्ता था क्या? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण, मतलब जेपीजी, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, मतलब ये हजारीबाग जेल से भागे थे 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। हजारीबाग जेल से दीवार को तड़प कर भाग गए थे और नेपाल जा कर के मतलब रहे थे, छिपे थे। तो जेपीजी के नेतृत्व में ही नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दास्ता का गठन हुआ, मतलब इसका कार्यालय बना। मतलब ये था क्या आज़ाद दास्ता? तो आज़ाद दास्ता जो था, इसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को, मतलब जितना भी यूथ रिवोल्यूशनरी थे, उन सभी युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था आज़ाद दास्ता का, मतलब सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना और सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना, है ना। तो आज़ाद दास्ता का ये मुख्य उद्देश्य था। जेपीजी के द्वारा नेपाल के राजविलास, याद रखिएगा कहाँ पर? नेपाल के राजविलास जंगल में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, उस समय जेपीजी यहाँ से हजारीबाग जेल से भाग गए और नेपाल के राजविलास जंगल में जाकर के आज़ाद दास्ता का कार्यालय खोला, और वहीं पर जो है युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया और सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाने का इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, सिखों के 10वें गुरु
कौन? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इतना बार पूछा गया है इस प्रश्न को, न जाने कितना बार पूछा गया है, जरूर याद रखिए। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना शाही में हुआ था, मतलब पटना सिटी में, बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर, कौन? इनके पिता जो थे गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, और इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 में सिखों के 10वें गुरु बने। तो भी हम लोग जान गए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। और 1675 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कहता है 1942 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? हमने अभी भी आजाद दास्ता के वाले प्रश्न था उसमें चर्चा किया था कि जब उस 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी को जेल में बंद किया गया था ताकि यह आंदोलन नरम पड़ जाए, धीमा पड़ जाए। तो उस समय जेपी जी को गिरफ्तार करके अंग्रेज जो है हजारीबाग जेल में रखा था। कहाँ रखा था? हजारीबाग जेल में। तो 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग के जेल में। वहीं से दीवार तड़प कर भाग गए थे और नेपाल के राजबिलास जंगल में जाकर के आजाद दास्ता का कार्यालय का गठन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 26/2/2022 का प्रश्न है, बीपीएससी एलडीसी प्री एग्जाम और बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का कौन सा जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो गया, शेखपुरा, बक्सर या सारण? तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेखपुरा। इससे भी दो छोटे जिले हैं, मतलब ये दो छोटे जिले के बाद इनका स्थान होता है, मतलब उन दोनों छोटे जिले से बड़ा है। सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है, जिसका 1880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1880। तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, उसके बाद है अरवल और उसके बाद है शेखपुरा। तो यहाँ पर शिवहर और अरवल नहीं है, शेखपुरा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शेखपुरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है, अरे यार कहाँ चला गया? पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। कौन थे? उदयन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। नेक्स्ट अगला है बोध गया में। कहाँ? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, पंचम, चतुर्थ या षष्टम? तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। इसको लगाया था किसने? तो बोध गया में बोधि वृक्ष जो है को अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। लेकिन इसको जो है कटवाया किसने था? तो शशांक के द्वारा इसे काट दिया गया था। ये भी याद रखिएगा।
तो बोध गया में बोधि वृक्ष पंचम पीढ़ी का वृक्ष है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शशांक ने इसे कटवाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे लगाया था, पंचम पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, तो इस प्रश्न से इतना ही, आगे है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया? पूछा हुआ क्वेश्चन है, 56 से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। कब कौन सा प्रश्न पूछ दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला कटिहार है। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार के पश्चिम में स्थित जिला कैमूर है ना, कौन? कैमूर, जिसका सीमा यूपी से लगता है। बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण, याद रखिएगा वेस्ट चंपारण। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है, मतलब ऐसे यदि कहें कि सबसे पूरब में हो जाएगा कटिहार, उत्तर में हो जाएगा वेस्ट चंपारण WC, दक्षिण में हो जाएगा गया और पश्चिम में हो जाएगा कैमूर। कौन? कैमूर। तो पूर्वी, सबसे पूर्वी जिला कटिहार, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी जिला कैमूर और दक्षिणी जिला गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 15 प्रश्न। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इन प्रश्नों को कैच करेंगे। चलिए, यदि मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो अच्छा लगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। टेक केयर।